हम कल लेटर बहुत सारे बच्चे और आज the application we are going to write today is to the principals of your college for issuance of character certificate. Character certificate एक मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। अपने स्कूल लेटर ऑफ मैम आपकी समझ नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। अब वॉइस आ रही है अभी भी नहीं है? नो मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। क्लियर नहीं आ रही है? बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम क्लियर नहीं। Hello, is my voice audible now? Yes or no? यस मैम। यस मैम। Clearly audible or with distortion? कुछ डिस्टॉर्शन तो नहीं है जैसे पहले थी? नो मैम। नो मैम। Coming towards the lecture then, आप लोगों ने एप्लीकेशन पहले भी लिखी होंगी, तो कुछ ना कुछ आइडिया होगा आप लोगों को कि एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, राइट? एप्लीकेशन जो होती है वो बहुत फॉर्मल होती है। जैसे हम लेटर्स की बात कर रहे थे ना, लेटर्स लिखे जाते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल। जैसे हमारे में और जिन लेटर्स को हम अभी तक पढ़ रहे थे, your father to your mother to your friend थे, to your brother थे, वो सब होते हैं इनफॉर्मल लेटर, पर्सनल लेटर्स, राइट? लेकिन जब एप्लीकेशन की ऑफिशियल, आप कभी अपने फादर को एप्लीकेशन नहीं लिखते टू मैम आपकी वॉइस भी कट रही है और बोर्ड भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। मैम आपकी जरा समझ नहीं आ रही है क्या बोल रही हैं, ना नजर आ रहा है। Okay, starting with the lecture. In case कोई और इशू होता है तो don't inform, right? So I was telling you about application. आप लोगों ने पहले भी applications लिखी होंगी when you were at school, right? तो applications जो होती हैं वो हमेशा formal होती हैं, हमेशा official होती हैं। कभी आप अपने फादर को, अपनी मॉम को, अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर को एप्लीकेशन नहीं लिखते टू ग्रांट यू सम फेवर्स, राइट? आप एप्लीकेशन कब लिखते हैं? आप एप्लीकेशन लिखते हैं बॉस को, आप एप्लीकेशन लिखते हैं अपने टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, राइट? या फिर किसी ऑफिस के लिए अगर आपने अप्लाई करना हो, जैसे कि समटाइम्स हमें जरूरत पड़ जाती है कुछ वापदा में एप्लीकेशन लिखने के लिए, राइट? तो इस तरह से कुछ ऑफिशियल पर्पसेस के लिए जब भी आप लिख रहे होते हैं तो वो या तो ऑफिशियल लेटर होता है या फिर एप्लीकेशन होती है। एप्लीकेशन हमेशा ऑफिशियल होती है, ये बात आपने याद रखनी है। ये बात इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपकी जो वर्ड्स की चॉइस होती है, सेंटेंसेस होते हैं, वो आपने बहुत फॉर्मल किस्म के यहाँ पर यूज करने हैं। So, starting with today's application. This is to the principal of your college for issuance of character certificate. आपने एप्लीकेशन लिखनी है अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को और उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि वो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दें। कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या होता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक लेटर ऑफ कंफर्मेशन होता है कि आप प्रीवियसली किसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रहे हैं, आप वहां पर पढ़ते रहे हैं, ठीक है? एक बात की कंफर्मेशन होती है और दूसरी बात आपकी जो कैरेक्टर कंडक्ट होता है उसकी कंफर्मेशन होती है कि प्रीवियस इंस्टीट्यूट ने आपको वहां से सस्पेंड नहीं किया,
राइट आपको प्रीवियस इंस्टीट्यूट ने वहां से स्ट्रक आउट नहीं किया, क्योंकि जब भी किसी स्टूडेंट को स्ट्रक आउट किया जाता है या सस्पेंड किया जाता है तो उसकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं होती कि दूसरे कॉलेजेस वाले या दूसरे इंस्टीट्यूशन वाले उसको वेलकमिंगली एडमिशन दे दें, राइट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस बात की कंफर्मेशन होती है कि आप एक डिसेंट और अच्छे स्टूडेंट रहें, राइट। तो जब भी आपने किसी न्यू इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना होता है उसके लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है हमारे लेटर की? द प्रिंसिपल। जब आपने लेटर लिखा है प्रिंसिपल के लिए तो लेटर की स्टार्टिंग करेंगे द प्रिंसिपल से। फिर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, यहाँ पे मेरे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट इसलिए मेंशन किए ताकि आप लोग अपने एग्जाम में अपने एक्चुअल इंस्टीट्यूट का नेम ना लिखते हैं, राइट। यहाँ पर कुछ भी हाइपोथेटिकल सा नेम लिख सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज लिख सकते हैं, यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेज ही लिखा जाता है। इसके अलावा कुछ भी आपका दिल करे बेशक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट लिख दें जो एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। लेकिन प्राइवेसी का ख्याल रखें अपने बोर्ड के एग्जाम्स में, क्योंकि अगर आप प्राइवेसी का ख्याल नहीं रखते तो कुछ एग्जामिनर्स इसको बहुत माइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिंसिपल के बाद क्या लिखना होता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पे आ जाते हैं और उसके बाद सिटी पर आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने कॉलेज का नेम लिखना चाहते हैं वैसे लिखेंगे तो नहीं, एग्जाम में लिखी एग्जाम्पल दे देगी, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे द एमिनेंट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ पर सरगोदा आ जाएगा, राइट। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप आएगा। अब यहाँ पर हम क्या डिटेल्स दे रहे हैं, ये डिटेल्स है हमारी रेसिपिएंट्स के एड्रेस की, राइट। रेसिपिएंट कौन होता है? जिसने आपकी एप्लीकेशन को रिसीव करना होता है। तो जो आपकी एप्लीकेशन के रिसीवर हैं, यहाँ पर इस केस में प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज है, आपने प्रिंसिपल और उनका इंस्टीट्यूट का नेम और सिटी, इसका मतलब कि यहाँ पर कंप्लीट उनका एड्रेस आ गया, आपके रेसिपिएंट का एड्रेस आ गया जिसको आपने अपनी एप्लीकेशन लिखनी है। अगर इन केस ये एप्लीकेशन प्रिंसिपल के नाम पर नहीं होती, किसी और के नाम पे आपने लिखनी होती है, तो फिर आपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है। मैंने इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया है कि यहाँ पर ये वाली जो डिटेल्स है ये एक्चुअली रेसिपिएंट का एड्रेस आता है, रेसिपिएंट की डिटेल आती है। अगर आपने एप्लीकेशन लिखी है फॉर एग्जाम्पल टू द एडिटर ऑफ एनी न्यूज़पेपर, तो आप यहाँ पर स्टार्ट इस तरह से करेंगे द एडिटर, फिर डॉन या फिर डेली न्यूज, जो भी नेम है आपकी न्यूज़पेपर का, और सिटी, राइट। तो यहाँ पर आपने रेसिपिएंट की ही डिटेल्स मेंशन करनी है। आपने इस बात को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बना के नहीं बैठ जाना कि हर एप्लीकेशन द प्रिंसिपल से स्टार्ट होती है और कॉलेज का नेम आता है और सिटी आ जाती है और फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं। अच्छा, सिटी के बाद हमने 1 लाइन का स्पेस रख देना है यहाँ पर, जैसे हमने लेटर में भी रखा था ना। एड्रेस के बाद हमने सैल्यूटेशन के दरमियान और एड्रेस के बाद एक लाइन का स्पेस रखा था, उसी तरह से यहाँ पर भी रेसिपिएंट के एड्रेस के बाद एक लाइन का गैप आ जाएगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं। जब लेटर की बात आती है ना, तो जो पर्सनल लेटर्स होते हैं उनमें सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं लिखते, लेकिन जो एप्लीकेशंस होती हैं और जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उनमें हम सब्जेक्ट लाजमी लिखते हैं। तो एप्लीकेशन में अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे तो आपकी एप्लीकेशन बहुत ऑर्डिनरी होगी, और अगर एप्लीकेशन ऑर्डिनरी है तो इसका मतलब मार्क्स भी ऑर्डिनरी है। तो आपने सब्जेक्ट लाजमी लिखना है एप्लीकेशन में। कोशिश करें कि सब्जेक्ट को सारे कैपिटल लेटर्स में लिख दें, सारे बोल्ड लेटर्स में लिख दें, या फिर सब्जेक्ट को अंडरलाइन कर दें, अपने ब्लू मार्कर से अंडरलाइन कर दें। किसी भी तरह से आपने सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है। सब्जेक्ट ऐसा आना चाहिए जो एप्लीकेशन का पेज ओपन करते ही रीडर की जो आईज में पॉप अप करे, राइट, बिल्कुल सामने आए, क्योंकि वो हाईलाइट हो रहा हो कि ये एड्रेस है हमारा, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो वही सिचुएशन में होगा अगर आप एग्जाम में उसको ब्लू मार्कर से प्रॉब्ली अंडरलाइन कर लें, या फिर अगर आप ब्लू बॉल पेन से लिख रहे हैं, पॉइंटर से लिख रहे हैं, तो फिर आप उसको ब्लैक पॉइंटर से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि उसको सारे कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे,
तो तब भी वो ठीक हो जाएगा। तो आफ्टर सब्जेक्ट अगेन अ स्पेस ऑफ 1 लाइन, राइट? आपने यहाँ पर फिर से 1 लाइन का स्पेस छोड़ देना है, 1 लाइन का गैप छोड़ देना है, फिर आ जाना है हमारी सैल्यूटेशन की तरफ। ये हमारी सैल्यूटेशन होती है इन केस ऑफ एप्लीकेशन, रिस्पेक्टेड और वर्दी और ऑनरेबल सर। अब ये तीनों वर्ड्स जो है ये हाईली फॉर्मल है, ये डियर नहीं है, राइट? ये माय डियर फादर वाले वर्ड्स नहीं है। तो यहाँ पर हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि जो डिफरेंस है एप्लीकेशन और लेटर में वो क्या होता है। वो आपकी जो एक एक्ट होता है, एक जेस्चर होता है ऑफ बीइंग पर्सनल, ठीक है? आप एक हिंट दे रहे होते हैं ना, आपने कल हमने जो लेटर लिखा था उसमें आपने माय डियर फादर लिखा था, यहाँ पर आप माय रिस्पेक्टेड या माय वर्दी या ऑनरेबल सर तो नहीं लिख सकते ना, इसी तरह आप माय डियर सर भी नहीं लिख सकते, राइट? आपने फॉर्मेलिटीज को अबाइड बाय करने हैं। यहाँ पर आपने बहुत फॉर्मल वर्ड्स यूज करने हैं, फॉर्मल एडजेक्टिव्स, फॉर्मल सैल्यूटेशंस यूज करने हैं, रिस्पेक्टेड और वर्दी और ऑनरेबल तीनों ठीक है, लेकिन तीनों नहीं लिखने, इनमें से कोई एक लिखना है जो आपको अच्छा लग रहा हो। इट इज स्टेटेड दैट, अच्छा हम एप्लीकेशंस को दो तरह से स्टार्ट करते हैं, एक ट्रेंड है इट इज स्टेटेड दैट और दूसरा हम यूज करते हैं आई बैग टू से दैट। ये जो आई बैग टू से दैट वाला है, ये फ्रेज आप लोगों ने कभी 1 या 2 क्लास में या 3 क्लास में एप्लीकेशन राइटिंग जब न्यू सीखी होगी तब देखा होगा। इस स्टेज पे आई बैग टू से वाला फ्रेज जो है वो इतना इंकरेजिंग नहीं है, ठीक है? आपकी एक आइडेंटिटी डेवलप हो चुकी होती है, राइट? इस स्टेज तक तो आप इस सिचुएशन में बैग का वर्ड यूज करके तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म करते हुए अच्छे तो नहीं लगते, ठीक है? कर्टेसी होनी चाहिए लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट भी जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इट इज स्टेटेड दैट का वर्ड यूज करते हैं। इसमें हम्बलनेस भी आ जाती है, फॉर्मेलिटी भी आ जाती है, और आप अपने जो सीनियर पर्सन है जिनको आप एप्लीकेशन लिखते हैं उनको रिस्पेक्ट भी कर सकते हैं और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी हार्म नहीं होती, सेल्फ रिस्पेक्ट भी रिटेन्ड रहती। इट इज स्टेटेड दैट आई हैव बीन अ बोना फाइड स्टूडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूट फॉर लास्ट 2 years। आप यहाँ पर हैव बीन भी यूज कर सकते हैं तब भी ठीक है, हैड बीन भी यूज कर सकते हैं तब भी ठीक है, ठीक है? लेकिन अगर आपने आई एम यूज किया तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज आपकी डिग्री यहाँ पर कंप्लीट होती है, तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप अभी भी इस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हैं। हैव बीन या हैड बीन दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन एम यूज बिल्कुल भी नहीं करना। इट इज स्टेटेड दैट I have been a bona fide student of this institute for last 2 years। अब जो ड्यूरेशन था 2 ईयर का जिसमें आप एक इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रहे हैं फॉर इंटरमीडिएट, आपने उसको मेंशन करना है, ठीक है? वो ड्यूरेशन कितना था, हम पास्ट 2 years की बात कर लेते हैं तो उसमें 2018 to 2020 को मेंशन कर देते हैं, राइट? तो bona fide means prestigious student, honorable student, right? खुद को ऐसा कोई स्टूडेंट कह रहे हैं जिसको इंस्टीट्यूट ओन कर सके। तो इंस्टीट्यूट किस तरह के स्टूडेंट्स को ओन करते हैं, जो अच्छे होते हैं, ठीक है? जो ऑबिडियंट भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं और स्टडीज में भी अच्छे होते हैं। Of this institute for last 2 years, 2018 to 2020, I have passed my FSC pre-medical। अच्छा, अब FSC, ICOM, ICS, FA एग्जामिनेशन जो भी आपने डिग्री लिया है ना उस इंस्टीट्यूट से, आपने उसका नेम मेंशन करना है यहाँ पर, राइट? कि आपने FSC एग्जाम पास किया है या फिर ICOM एग्जामिनेशन या फिर ICS, FA। सिंपली अगर आप लिखना चाहें तो आप इंटरमीडिएट भी लिख सकते हैं कि I have passed my intermediate examination in year 2020 with 80% marks। अब ऑल्दो कि उन्होंने एग्जाम दिया भी है 2020 में या नहीं दिया, लेकिन हमने क्योंकि हाइपोथेटिकल सा लेटर लिखना है इसलिए हम 2020 ही मेंशन करेंगे क्योंकि हमने डेट उसमें आज की डाल दी। तो इन ईयर 2020 विद 80% मार्क्स। अच्छा, अब यहाँ पर 2 रूल्स अप्लाई होते हैं।
राइट। एक तो रूल ये है कि अगर आपके कुछ ऑर्डिनरी से मार्क्स हैं, जैसे कि 75% हो जाते हैं, 70% हो जाते हैं, 80% हो जाते हैं, आप उनको यहीं पर लिख दें कि मैंने एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है इस मार्क्स के साथ, की परसेंटेज के साथ, या फिर इस ग्रेड के साथ। लेकिन अगर आपने कोई डिस्टिंक्शन दिया है, कोई बोर्ड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन सिक्योर की है, या फिर आपने अपने कॉलेज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन सिक्योर की है, इस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, हम आगे कुछ और फीचर्स को डिस्कस करेंगे जिसको हमने अपने एप्लीकेशन में मेंशन करना है, तो हम उनको वहां पर मेंशन कर देंगे, राइट। डिपेंड करता है ना इम्पोर्टेंस पर। तो अगर आपकी ऑर्डिनरी या मीडियोकर मार्क्स लिखना चाहते हैं तो आप उनको यहाँ पर लिख दें कि I have passed my FSC examination in year 2020 with 80% marks. Now I intend to join some other अच्छा, यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसमें कोई बात समझ नहीं आई हो बच्चों, आप शेयर कर सकते हैं। ओके, सैल्यूटेशन क्या होता है? ये वाला जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये पंक्चुएशन मार्क को देखते हैं आप, ठीक है। तो इसको थोड़ा बड़ा भी कर दूंगी। इस वाले साइन के साथ जब हम किसी को कॉल करते हैं ना, तो हम उसको सैल्यूटेशन बोलते हैं, राइट। सैल्यूटेशन का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्टफुल वे में कॉल करना, किसी को रिस्पेक्टफुल वे में बुलाना, अपनी तरफ मतवज्जो करना, राइट। तो जैसे हमने लेटर में भी सैल्यूटेशन को डिस्कस किया था, तो लेटर में हमारी सैल्यूटेशन क्या था, लेटर में हमारी सैल्यूटेशन क्या थी, माय डियर फादर। उसके बाद हमने ये वाला साइन यूज किया था, ये पंक्चुएशन मार्क, या नहीं यूज किया था? हमने ये वाला पंक्चुएशन मार्क यूज किया था माय डियर फादर के, राइट। तो ये हमारी सैल्यूटेशन होती है, जिसमें हम अपने जो रीडर होता है, जिस पर्सन को हम लेटर लिख रहे होते हैं, एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं, हम उसको जिन वर्ड्स में, जिन अल्फाबात में हम उनको बुलाते हैं, मुखातिब करते हैं, हम उनको सैल्यूटेशंस कहते हैं, राइट। इज योर क्वेश्चन आंसर? मैम आपका बोर्ड विजिबल नहीं है मैम। सॉरी मैम, जो आपने बोर्ड पे लिखा है वो नजर नहीं आ रहा है। हमने जैसे कल का लेटर लिखा था ना, उसमें हमने फादर के लिए लिखा था, तो हमने फादर को कैसे कॉल किया था? Okay, now I intend to join some other institution for my higher education, right? तो अब हम यहाँ पर मेंशन करते हैं अपने जो हमारा पॉइंट ऑफ राइटिंग है, हमारा जो पर्पस ऑफ राइटिंग है, तो उसकी तरफ आ रहे हैं अब आफ्टर योर इंट्रोडक्शन, that you have to take admission to some other institute for higher education, and for that purpose, in order to apply for the admission, I need to attach my character certificate with the admission form. क्योंकि जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी न्यू इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए, एडमिशन फॉर्म के साथ आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स मेंशन करने पड़ते हैं, राइट। तो वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो आपको इसलिए चाहिए कि आपने अपने एडमिशन फॉर्म के साथ उसको मेंशन करना है। तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को कि आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू किया जाए, राइट। तो in order to apply for the admission, I need to attach my character certificate with the admission form, right? Therefore,
Therefore, I want to request you to issue me my character certificate as soon as possible so that I could be able to apply for admission within the due time. कि आपको जितना टाइम दिया गया है एडमिशन में अप्लाई करने के लिए, आप उस टाइम की लिमिट के अंदर अंदर टाइमली आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें, इसलिए आपने रिक्वेस्ट करना है कि आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाए एज सून एज पॉसिबल, मीन्स जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, राइट। उसके बाद अब हम चलते हैं, अपनी कुछ डिस्टिंक्शंस काउंट करवानी है अगर वो हैं तो, जैसे कि अच्छा ये वो पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर आपके मीडियोकर से ऑर्डिनरी से मार्क्स मेंशन करना चाहते हैं तो फिर आप उसको यहाँ मेंशन करें विद एग्जामिनेशन जो भी आपने उस ईयर में पास किया है, और अगर आपके कुछ डिस्टिंक्शंस हैं, कुछ बोर्ड में पोजीशंस हैं या फिर कॉलेज में आपने कोई पोजीशन सिक्योर की है तो उसको आप यहाँ पर मेंशन करें। हम यहाँ पर वो वाली सारी फीचर्स मेंशन करेंगे जो हम ये चाहते हैं कि हमारे कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स में लिखी जाए, और हम जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई करें एडमिशन के लिए वहां पर हमें इन हमारी इन पार्टिसिपेशंस की वजह से, इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन की वजह से थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाए, राइट। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। Furthermore, I would like to mention that I have been an active and academically bright student in the sight of teachers and have secured distinction in board exam as well. सबसे पहले आप अपने एकेडमिक्स को बताएंगे कि मुझे ये भी मेंशन करना है कि मैं बहुत अच्छी या अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ एकेडमिकली, राइट। तो मेरी जो रेपुटेशन है वो एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ स्टडीइंग स्टूडेंट डेवलप हो चुकी है इन द साइट ऑफ टीचर्स, और उसके अलावा फिर उसका प्रूफ ये है कि मैंने बोर्ड एग्जाम में डिस्टिंक्शन भी सिक्योर कर ली है, राइट। अब हम चलते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की तरफ। अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जो होती है वो सिर्फ एकेडमिक्स से जज नहीं की जाती, बल्कि पार्टिसिपेशन जो होती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में वो भी आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, राइट। तो इसलिए आप मेंशन करें कि अपार्ट फ्रॉम स्टडीज और एकेडमिक्स I had been an active participant in extracurricular activities, और उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जो जो आपके माइंड में आएंगे, जिनमें भी आप पार्टिसिपेट करते रहे, आपने उनको मेंशन करते रहे, जैसे डिबेट्स, ड्रामा, एथलेटिक्स, राइट। और फिर आपने मेंशन ये करना है कि आपके होते हुए, आपकी प्रेजेंस में कॉलेज ने क्या क्या अवार्ड्स, क्या क्या डिस्टिंक्शन सिक्योर किए हैं, राइट। आपकी वजह से आपके इंस्टीट्यूट को क्या क्या बेनिफिट्स हुए हैं। During my stay at college, या इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ड्यूरिंग माई स्टूडेंटशिप, राइट, आई हैव रिसीव्ड many awards, prizes and trophies, right? तो आपने कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए विन किया ना, फॉर द इंस्टीट्यूट। तो ये सारी की सारी जो आपकी अचीवमेंट्स थी आपने उनको मेंशन